जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल और भूगोल की प्रस्तावना के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की हमारी दूसरी क्लास ब्रह्मांड और सौरमंडल। इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है, आकाशगंगा क्या है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अपने इस टॉपिक में कवर करते चलेंगे। लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स क्या है, तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। उन आकाशगंगाओं के ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। आकाशगंगाएं क्या होती हैं? आकाशगंगा होती है गैसों और धूलों के गैसें, धूल कण और तारों के समूह को। एक साथ अगर गैसें, धूलें, जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बहुत सारी गैसें, धूलें और तारों का समूह एक साथ इकट्ठा हो जाए, अरबों, करोड़ों, लाखों यहाँ पे तारे हैं, गैस काफ़ी इकट्ठी हो गई है और इसमें एक पूंछ जैसी संरचना बनी होती है, तो इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और इन आकाशगंगाओं, कितनी लाखों, हजारों, करोड़ों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उन्हीं आकाशगंगाओं में से जो हमारी आकाशगंगा है, जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी, उस मंदाकिनी के अंदर सूर्य आता है, सौरमंडल आता है और उसी के अंदर पृथ्वी आती है। तो मंदाकिनी जैसी यूनिवर्स में लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। फिर से हम कवर करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आई होप आपको समझ में आया। लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड में छोटे छोटे अणु भी हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म अणु हैं, गैसें हैं और बड़े बड़े तारे भी हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है। इन सब के समूह को कलेक्टिव रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। परिभाषा की बात करें अगर हम केवल आकाशगंगा की, तो गैसों, धूल कणों और तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इंट्रोडक्शन की हमारी क्लास है, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये चीज़ें कैसे बनी हैं, ये कैसे इनका प्रारूप बदलता रहता है, कैसे छोटे बड़े होते रहते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की या सौरमंडल की दो अवधारणाएं हैं। सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल जिसमें पृथ्वी भी है, 9 ग्रह भी हैं, जिसका सेंटर में सूर्य है, तो इसकी दो अवधारणाएं थी। इन अवधारणाओं के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियो मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी सेंटर में है। यानी पहले ऐसी अवधारणा मानी जाती थी कि जो हमारा सूर्यमंडल है, सौरमंडल है, उसके अंदर सेंटर में पृथ्वी है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी पूरा ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये किसने दी थी? जियोसेंट्रिक अवधारणा पहले ये मानी जाती थी। किसने दी थी? क्लॉडियस टॉलेमी ने दी थी। क्लॉडियस टॉलेमी, आप नाम याद रखेंगे। क्लॉडियस टॉलेमी की अवधारणा है जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्स है, यहाँ पे आप देखें, जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में पृथ्वी है और बाकी सारे ग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी उन्हीं ग्रहों में से एक है। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने जो लेटेस्ट अवधारणा, जिसको माना जाता है और जो वर्तमान में सच भी है, उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। यानी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ ब्रह्मांड का मतलब सौरमंडल से है, इसे आप सौरमंडल भी बदल सकते हैं। तो सौरमंडल के केंद्र में, यानी ब्रह्मांड को ही सौरमंडल की तरह कोपरनिकस ने देखा, तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये बात बताई थी कोपरनिकस ने। तब ये बात नहीं मानी गई थी, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों ने ये इस अवधारणा को मान लिया, जिसे हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। यानी सूर्य सेंटर में है और बाकी सारे ग्रह जो है उसका चक्कर लगा रहे हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप नीचे फोटो में देख पा रहे होंगे, ये सूर्य सेंटर में है और बाकी सारे ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य इसलिए बताया गया है क्योंकि तब तक ब्रह्मांड में यही समझा जाता था कि पृथ्वी है, सूर्य है और आसपास के ग्रह, इसी को ब्रह्मांड माना जाता था। आकाशगंगाओं का और बहुत सारी आकाशगंगाओं की खोज बाद में हुई है। कोपरनिकस जैसे कि बताया, जिन्होंने बताया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में, तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का यानी एस्ट्रोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। भूगोल की एक शाखा है खगोल शास्त्र, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। आप मुझे बताएंगे कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। केपलर, ग्रही गतियों के नियमों की खोज की तथा सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना। ये केपलर ने माना। केपलर ने किस चीज़ की खोज करी? ग्रही गतियों के नियमों की खोज करी कि ग्रह में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, उसके नियमों की खोज करी तथा सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना केपलर ने।
अब हम चलेंगे विलियम हर्शेल की तरफ। विलियम हर्शेल ने क्या बताया, तो चलिए विलियम हर्शेल के बारे में हम जान लेते हैं। विलियम हर्शेल ने बताया कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश हैं। पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं वो आकाशगंगा का एक अंश है। यहाँ पे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो सूर्य में है, यानी सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। केपलर ने बताया कि ग्रही गतियों के नियमों की खोज की तथा सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना, लेकिन बाद में पता चला, विलियम हर्शेल ने बताया कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाशगंगा का ही अंश हैं। यानी कि जो जियोसेंट्रिक अवधारणा के बाद हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई, जो मान रही है कि सूर्य केंद्र में है, ऐसा नहीं है। सूर्य केवल सौर मंडल के केंद्र में है और ऐसे हजारों लाखों सौर मंडल हैं, हजारों लाखों आकाश गंगाओं के अंदर। तो पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाश गंगा का केवल एक अंश मात्र है। ये बात सबसे पहले बताई थी विलियम हर्शेल ने। उसके बाद आते हैं एडविन हब्बल। 1920 में आए एडविन हब्बल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। एडविन हब्बल ने क्या बताया, तो एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स जो है वो फिक्स हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिससे आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध भी किया जा सकता है, प्रूफ भी किया जा सकता है कि जो आकाश गंगाएं हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक आकाश गंगा बनाई है, दूसरी आकाश गंगा है, इन दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। और इस चीज़ को प्रूफ करती है हमारी बिग बैंग थ्योरी और डॉपलर इफेक्ट। बिग बैंग थ्योरी को हम डिटेल से जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ रही है, इसके आधार पर सिद्ध भी किया जा सकता है। ये बात सबसे पहले एडविन हब्बल ने बताई थी, ये नाम आपको जानना जरूरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे सिद्धांत हैं, सबको जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मुख्य रूप से जो माना जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, बड़ा विस्फोट। बिग माने बड़ा, बैंग माने एक विस्फोट समझ लीजिए या फट जाना समझ लीजिए, ब्लास्ट समझ लीजिए, बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज लेमेत्रे ने 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ये जो पहले सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी का, ये जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने। लेकिन रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत को पूरी व्याख्या की, डिटेल से समझाया। तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया है जॉर्ज लेमेत्रे ने, लेकिन रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या करी है। दोनों वैज्ञानिक अलग अलग हैं, दोनों नाम भी अलग अलग हैं। बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाग से भी की जा सकती है। डॉपलर इफेक्ट, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको जरूर पता होगा डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। तो बिग बैंग सिद्धांत की जो पुष्टि है वो डॉपलर इफेक्ट से भी की जा सकती है। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े हों तो जैसे जैसे ट्रेन आपकी तरफ आती है तो आप देखेंगे कि उसकी जो सीटी की आवाज़ है, जो ट्रेन हॉर्न बजाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी तरफ आने पे बढ़ती चली जाती है, दूर जाने पे घटती चली जाती है। ये डॉपलर प्रभाव का एक नियम के कारण ही होता है। साउंड का जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, और जो बीच में दूरी तय कर रही है साउंड का जो सोर्स है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन है, उसका हॉर्न बज रहा है और यहाँ पे हम खड़े हैं ऑब्जर्वर के रूप में, तो बीच में अगर दूरी कम ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती है। यही बेसिकली, मैं आपको मोटा मोटा समझाऊँ तो ये जो है डॉपलर इफेक्ट है। साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको समझते होंगे। बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से की जा सकती है, बस आपको इतना ही समझना है। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत कहता क्या है, जो कि हम अपनी अगली क्लास पूरी बिग बैंग सिद्धांत के ऊपर ही पढ़ेंगे डायग्राम बना के। अभी आप ये समझिए कि बिग बैंग सिद्धांत कहता क्या है, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया और रॉबर्ट वैगनर ने इसकी पुष्टि करी। तो बिग बैंग सिद्धांत कहता है ब्रह्मांड लगभग 13.7 लाख अरब वर्ष पूर्व, कितने पूर्व, 13.7 लाख अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। हैवी मेटेरियल से निर्मित गोल छोटा पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक कम और ताप व घनत्व अनंत था, यानी जिसका जो वॉल्यूम है वो कम था, टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। बिग बैंग की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ कि इस जो सूक्ष्म गोलाकार पिंड था, इसमें एक ब्लास्ट हुआ, महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम डिटेल से अगली क्लास में जानेंगे। अभी आपको समझना है कि जो जॉर्ज लेमेत्रे ने सिद्धांत दिया था बिग बैंग सिद्धांत, वो यही था कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 लाख अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका
वॉल्यूम आयतन तो बहुत अधिक था, वो बहुत कम था, लेकिन उसका तापमान और घनत्व यानी टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत अधिक थी। बिग बैंग की प्रक्रिया के अनुसार उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति कैसे हुई ये हम अगली क्लास में डिटेल से जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।